हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज कावेरी पाटिल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एमपीपीएससी का न्यू सिलेबस। एमपीपीएससी के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और वैसे ही आपको कुछ चेंजेस हिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और कैसे इसके सिलेबस को हमें कवर करना है। ओके, सो दिस लेक्चर विल बी डेडिकेटेड फॉर डिकोडिंग हिस्ट्री फॉर एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स में यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमको मेंशन है, ठीक है। जब आप यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलती है कि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेंशन किया है। सो हमें ओनली इंडिया की हिस्ट्री ही पढ़नी है रिलेटेड टू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ठीक है। बट अभी अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारे सिलेबस में है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, ठीक है। आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट को जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको समझना है और समझते हुए उसके नोट्स आपको प्रिपेयर बेसिकली करना है। सो सबसे पहला टॉपिक जो मेंशन्ड है दैट इज़ कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, ठीक है। अब किसके कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ की यहाँ पर बात हो रही है? दैट इज़ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। देखो, जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉड एरिया कवर करता है। एंशिएंट ट्रेडिशन नॉलेज सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं जो सब्जेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी आपको नहीं दिखती है कि आपको स्पेसिफिकली क्या कवर करना है। बट हमारी जो लेक्चर सीरीज़ होगी इसमें हम एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे और एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव मैनर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि ये एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सो द एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इज़ वास्ट एंड डाइवर्स, ठीक है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि ये स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी है, ये बहुत वास्ट है और अपने आप में एक डाइवर्स फील्ड है जिसमें बहुत सारे फील्ड्स आती हैं जैसे फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर एंड मोर। ओके, अब यहाँ पर आपको ये क्लैरिटी रखनी है कि हमको सिलेबस में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो लिटरेचर है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज वेदास, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृति, ऋत, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंच महायज्ञ, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, बोधिसत्वा और तीर्थांकर, ठीक है। इसमें से आप ये देखोगे कि जो वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ है ये लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि एंशिएंट ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम अलग है जिसमें हमको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, बट इसके अलावा लिटरेचर भी हमको पढ़ना है। बट लिटरेचर एक्सप्लिसिटली मेंशन यहाँ पर किया गया है, बाकी जो चीज़ें इंटरनली इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है वो हमको अलग अलग तरीके से कवर करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर में हम एंशिएंट ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को कवर करेंगे, ठीक है। सो आपको पहला पॉइंट जो है हमारा सिलेबस का दैट इज कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़, ठीक है। और इसमें जब कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ अलग से मेंशन्ड है तो ये आपको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपको बस फैक्चुअल डाटा न कलेक्ट करके उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे जब हम वेदास पढ़ते हैं तो हम वेदांगा की बात करते हैं। वेदांगा मतलब होता है पार्ट्स ऑफ वेदास या फिर अंग वेदों के, तो उसमें कुछ अंग है जैसे आइज ऑफ द वेदास। अब आइज ही क्यों बोल रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर टर्म को, तो वो एक कॉन्सेप्ट है एंड ये कॉन्सेप्ट हमको क्लैरिटी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आप याद रखें कि कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मेंशन्ड है एंड आइडियाज़ भी यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल लिटरेचर पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ उसके आइडिया की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओके, सो देखो, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की हमने बात की कि एक डाइवर्स टॉपिक है जिसमें मैथमेटिक्स, मेडिसिन, जो भी इंडिया के ट्रेडिशन से रिलेटेड है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट मेंशन्ड है भारतवर्ष। अब देखो, भारतवर्ष जो नाम हम सुन रहे हैं हमको यहाँ लग रहा है कि जोग्राफिकल टर्म है, ठीक है, बट ये नहीं है। भारतवर्ष का एक बहुत लंबा सा इतिहास रहा है, तो उस
पूरे इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है और कैसा उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ये हमको पढ़ना होगा, ठीक है। सो भारतवर्ष की हमने बात की, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की हमने बात की, देन हमारा वेदास है, उपनिषद है, अरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रंथ है ये सब हमारे श्रुति लिटरेचर का पार्ट है। तो ये जो टॉपिक है हम लिटरेचर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस को देखकर घबराना नहीं है कि बहुत नई चीज़ें आ गई, ये ऑलरेडी हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट थी। अब आर्ट एंड कल्चर की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने हिस्ट्री में डाल दी है, ठीक है। सो बहुत डिफरेंट नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजी टू कवर है। और इनको कवर करने की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको आने वाले वीडियो में अपने आप पता चलेगी, और ये जो है टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सो ये लिटरेचर का। देन सभा समिति, ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, ये भी नई नहीं है, ये ऑलरेडी जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते थे पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सभा समिति जो है वो वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें हम पढ़ते थे। बट बस डिफरेंस इतना है कि क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, ठीक है, ये आप याद रखो। एक्सप्लिसिटली मेंशन मतलब अलग से लिखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। पहले अलग से लिखा हुआ नहीं था तो क्वेश्चन आने की संभावना उतनी नहीं होती थी, ओके। सो सभा समिति, गणतंत्र, ये हम लोग पढ़ते हैं महाजनपदा पीरियड में। महाजनपदा पीरियड में कुछ महाजनपदास जो थे वो मोनार्कियल सिस्टम पे बेस्ड थे, बट कुछ महाजनपदास जो थे वो रिपब्लिक थे, ठीक है। सो वो जो रिपब्लिक है वो गणतंत्र कैसा फॉर्म हुआ ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। वर्णाश्रम, ओके। यहाँ पर वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कैसे हमारी सोसाइटी में आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। पुरुषार्थ, ठीक है, 4 पुरुषार्थ होता है, ऋण, संस्कार, पंच महायज्ञ, प्रिंसिपल ऑफ कर्म, बोधिसत्व और तीर्थंकर, ठीक है। पहले हम इन चारों पांचों की बात करते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं लाइक संस्कारास, पंच महायज्ञ, ऋण, इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, ये सीधा उठाया गया है आपके मेंस के सिलेबस में। लास्ट ईयर जो हमारा सिलेबस था उसमें मेंस में सोसाइटी में जो पोर्शन था बेसिकली सोशियोलॉजी का, उसमें चारों जो टॉपिक्स हैं ये मेंशन्ड थे, ठीक है। अब वो जो टॉपिक्स हैं वो मेन से उठाकर उन्होंने कर दिए हैं प्रीलिम्स में। तो यहाँ पर आप जो पहले उसको अलग तरीके से पढ़ते थे जिसमें आप ओनली उसके सब्जेक्टिव पार्ट पे फोकस करते थे, अब वहाँ पर आपको फैक्ट निकालना है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क, है ना, यू कैन डू इट वेरी इजीली, ओके। सो ये आपका टॉपिक मैंने बात की। देन है बोधिसत्व, ओके, और तीर्थंकर। इसका हम बोल सकते हैं कि जब बोधिसत्व इन्होंने लिखा हुआ है, अगर वो इसके जगह पर बुद्धिज्म लिख देते तो आपको और इजी टू अंडरस्टैंड होता। बट बोधिसत्व जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बुद्धिज्म का, और स्पेशली महायान बुद्धिज्म का। तो महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व के बारे में जानकारी मिलती है। और तीर्थंकर, आई थिंक इफ यू आर इन अ प्रिपरेशन मोड तो आपको ये पता होगा कि तीर्थंकर जो है ये जैनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो पहला जब आप यूनिट का टॉपिक देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव मैनर में इन्होंने सभी डायमेंशन में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें लिटरेचर आ गया, जिसमें मैथमेटिक्स आ गया, जिसमें साइंस आ गया, जिसमें हिंदुइज्म आ गया, बुद्धिज्म आ गया एंड जैनिज्म आ गया, ठीक है। तो जब भी आप सिलेबस पढ़े, सिलेबस को पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो कि हमको कैसे इस सिलेबस को कवर करना है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे सिलेबस में पहले से मौजूद था, ठीक है। सबसे मेन जो दिक्कत अभी तक बच्चों को सिलेबस समझने में आ रही थी वो थी पहला पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, जो आज आपको आई होप आपको कवर हो गया होगा, और शायद अगर आपको नहीं कवर हुआ है तो सब्सिक्वेंट लेक्चर में आप इसको समझ सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट पर हम मूव करते हैं, दैट इज सैलिएंट फीचर, इवेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप जब भी बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस को डिकोडिंग का मतलब यही होता है कि आप उसको अलग अलग डायमेंशन में तोड़े। जैसे जब इन्होंने मेंशन किया हुआ है इवेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो आपके पास, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपके पास इन सभी टॉपिक के एक एक पेज के एटलीस्ट नोट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बस एक पेज में ही हो जाएगा, बट ज़्यादा ग्रामर से हम ज़्यादा फैक्ट पे फोकस करते हैं। तो हर एक टॉपिक जो भी आपके एंशंट हिस्ट्री में है, फॉर एग्जाम्पल if you are preparing Indus Valley Civilization, if you are preparing Mauryan period, तो Mauryan period का पॉलिटिकल सिस्टम के अलग नोट्स, इकोनॉमिकल सिस्टम के अलग नोट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अलग नोट्स, इवेंट्स के अलग नोट्स, ये आपका काम है, ये आपके पास होने ही चाहिए। अदरवाइज ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली प्रिपेयर करें। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि सैलेंट फीचर क्या होता है। तो बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं उस सोसाइटी के, जैसे आपको ये जानकारी मिलती है कि जब मौर्यन पीरियड था तो मौर्यन पीरियड में जो महल बनाए जाते थे वो मॉडर्न महल होते थे, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फीचर, है ना, उसका एक फीचर हो गया। इवेंट क्या क्या हुए हैं मौर्यन पीरियड में, मेगास्थनीज का इंडिया में आना हुआ था। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया सेल्यूकस निकेटर को। तो ये सब इवेंट आएंगे, जो भी राजाओं की कहानियाँ होती हैं या फिर कुछ नया उन्होंने कार्य किया है, वो सब हमारे इवेंट में कवर होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, तो मोनार्कियल सिस्टम था या फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम था या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एड्रेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी सिलेबस। ठीक है, सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोसाइटी के बारे में जानते हो तो आप इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिस्टम अपने आप ही लिंक कर लेते हो। लाइक आप बोल सकते हो कि ये सब टॉपिक्स जो है ना, सोसाइटी, इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब इंटर रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो सोशल सिस्टम, सोसाइटी कैसी थी, डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था, वर्ण सिस्टम था कि नहीं था, कास्ट सिस्टम तो नहीं था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स तो ये लोग नहीं थे, ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे रिलीजन के व्यक्ति को वो बिल्कुल सहन नहीं करते थे। तो ये सब सोसाइटी का पार्ट है एंड ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है किसी भी सिलेबस का। ठीक है, देन है हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम। इकोनॉमिकल सिस्टम लाइक इकोनॉमिकली वेल्दी थे या नहीं थे, इनका कॉइनेज सिस्टम कैसा था, कैसे सिक्के ये लोग चलाते थे, दैट इज आवर इकोनॉमिकल सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडिया। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया का एंड मिडिएवल इंडिया का 4 डायमेंशन में आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। कैसे, इवेंट, फीचर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल सिस्टम, दैट्स इट। ओके, सो ये वाला पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंटर, दैट इज इंडियन कल्चर, हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। ओके, सो ये भी एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कल्चर हेरिटेज की अगर हम बात करें और उस पर डैश करके बोला हुआ है किस कल्चरल हेरिटेज को आपको पढ़ना है, तो इसको एक आप सेपरेट एंटिटी कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज को ही डिस्क्राइब करते हुए आर्ट फॉर्म्स की बात की गई है। ओके, सो आर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं। अब आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये पेंटिंग हो सकती है, ये आर्किटेक्चर हो सकते हैं, ये पॉटरी हो सकती है, ये कॉइनेज हो सकता है, ये इंडस वैली की सील हो सकती है। देन यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ नया आपके सामने नहीं आ गया है। ऑलरेडी सिलेबस में कहीं अलग फॉर्म में मौजूद था, वो अब जो है हमारे सिलेबस में आ गया है। ठीक है, तो इसको भी हम हमारे लेक्चर सीरीज से कोशिश करेंगे कि जितने अच्छे से आपको समझ आए उतने अच्छे से आपको समझाया जाएगा, और जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर हिस्ट्री सिलेबस वो सब हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे वे में कवर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है। देखो लिटरेचर जो है यहाँ पर रिपीट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की यहाँ पर बात थी, तो यहाँ पर भी एक तरीके से मैथमेटिक्स ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, मेडिसिन रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर ये यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन था। जब हमने बात की वेद उपनिषद, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पर लिटरेचर
वापस मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस बार सिलेबस में लिटरेचर के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया है। आप यहाँ पर लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे एंड लिटरेचर के कंप्लीट नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए, ठीक है। सो लिटरेचर की बात यहाँ पर की है, और इसके साथ साथ क्योंकि कल्चरल हेरिटेज की जब बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बहुत एंशंट पीरियड से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कहीं पर कि एंशंट इंडिया का या फिर मॉडर्न इंडिया का या फिर मिडिएवल इंडिया का। कल्चरल हेरिटेज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म का भी हो सकता है, प्रेजेंट टाइम का भी हो सकता है। तो आज के टाइम पे कोई लिटरेचर अगर आपके नज़र में आया या फिर कुछ करंट इवेंट उससे रिलेटेड चल रहा है, दैट्स तो फिर इसके बाद वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। सो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। हमने कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को कंसीडर किया है, जो हमारी एक हेरिटेज लैंग्वेजेस हैं, उनके कुछ लिटरेचर्स हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत मल्टी डायमेंशनल स्टडीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स, ओके। सो फेस्टिवल के बारे में मैं बोलूँगी कि मेंशन नहीं किया है कि एंशिएंट पीरियड के फेस्टिवल या फिर मिडिएवल पीरियड के फेस्टिवल। तो यहाँ पर फेस्टिवल भी जो है वो आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कवर करेंगे। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे फेस्टिवल अलग अलग समय पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। अभी रिसेंटली मकर संक्रांति के बहुत सारे इवेंट हुए हैं, जिसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो ये सभी फेस्टिवल्स में ही आते हैं। फेस्टिवल्स में बस दिवाली और होली ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना, हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। देन है इवेंट्स। तो जो भी कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ये भी आई थिंक आपके लिए नया नहीं है, जैसे खजुराहो में कुछ समारोह होते हैं, उज्जैन में कुछ समारोह होते हैं, तो ये सब कल्चरल इवेंट का पार्ट है, ठीक है। सो ये अब आपको, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमारे पास मेंशन्ड है, तो आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को कवर करना होगा। जो आप अभी तक मध्य प्रदेश का स्पेसिफिकली पढ़ते थे, अब आपको इंडिया के पूरे कल्चरल इवेंट को पढ़ना होगा, ओके। सो आई होप आपको थर्ड पॉइंटर जो है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो ऑलरेडी हमारे सिलेबस का पहले भी पार्ट रह चुका है, दैट इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th and 20th सेंचुरी, ठीक है। अभी तक हमारा जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें आप ये बात समझ गए होंगे कि सिलेबस की हर एक पॉइंट को तोड़ना है। तो तोड़ना है तो आप इस पॉइंट को कैसे तोड़ेंगे? तो आप सोशल को अलग तोड़ेंगे, ठीक है, रिलीजियस को अलग तोड़ेंगे, रिफॉर्म मूवमेंट को अलग तोड़ेंगे इन 19th and 20th सेंचुरी। तो मतलब 19वीं शताब्दी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, 19वीं शताब्दी के रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसके साथ साथ 20th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड 20th सेंचुरी के रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ओके। सो ये हमको पढ़ने हैं और ये हम बहुत समय से पढ़ते आए हैं, तो इसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी अंडरस्टैंड करने के लिए, ओके। सो नेक्स्ट वन इज, ये भी हमारे सिलेबस का ऑलरेडी पार्ट था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ओके। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आप समझ पा रहे हैं सिलेबस को, अभी तक जो हमने देखा कि यहाँ पर एक यूनिट ना एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री की है, ओके। एक यूनिट एक तरीके से पूरे कल्चरल स्पेसिफिक है। अभी कल्चरल स्पेसिफिक की अगर हम जब बात कर रहे हैं ना, तो जिसमें जो भी टॉपिक मेंशन्ड है वो हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के जो कोर कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर एक यूनिट जो है वो प्रेजेंट कल्चरल हेरिटेज को शो कर रही है और एक यूनिट जो है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की इन्होंने दी हुई है। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ साथ कल्चर का पोर्शन, इसके साथ साथ हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की डीप स्टडी एक सिलेबस में आपको बताई हुई दिख रही है ना। आई होप सो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सिलेबस को डिज़ाइन कैसे किया गया है और आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। हमने बात की कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ट्राइबल स्ट्रगल, जैसे पीजेंट मूवमेंट, जैसे 1857 का रिवॉल्यूशन। तो ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में ही हमारे आएंगे। छोटे से छोटे स्ट्रगल से लेकर
के बड़े से बड़े स्ट्रगल तक, बिकॉज ये ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट था तो आपने कहीं ना कहीं से इसको ऑलरेडी कवर किया होगा, बट स्टिल इन आर वीडियो लेक्चर सीरीज विल ट्राई कि आप इसको बहुत इजीली समझ पाए और आपको क्या पढ़ना है स्पेसिफिकली वो आप जान पाए, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, सो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है कि जब एक तरीके से चैनलाइज हुए मूवमेंट और जो स्ट्रगल से डिफरेंट थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, नॉन कोऑपरेशन को आप स्ट्रगल नहीं बोल सकते हो, उसका रीज़न है, ठीक है, उसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। बट इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये आपके दो टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे और ये अपने आप में छोटे टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारा पोर्शन कवर्ड है। सो यहाँ पर हमारा एक मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज़ होगी उसमें हम बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर, दैट इज इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात की गई है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है। जो कोर हार्ड पीएससी के एस्पिरेंट है ना, आई थिंक के थ्रू आउट द सिलेबस ये वाली लाइन बार बार रिपीट हुई है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन तो रट जाता है, ठीक है, तो वही रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। बट देखो वही है कि अलग से लाइन मेंशन है ना, तो फिर बहुत डिटेल में वो चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक, पूछ लेंगे, तो आपको बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर पढ़ना है। जैसे अभी ही शायद रिसेंट में क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक डेट में कितने प्रिंसली स्टेट का मर्जर हुआ था वो पूछ लिया था, ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो ऑप्शन थे वो बहुत क्लोज थे, 521, 522, 523, 524। तो ये जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी है इस सिलेबस को लेकर के, ठीक है। बट बिल्कुल डरना यहाँ पर नहीं है, हम हमारी सीरीज़ में इसको बिल्कुल अच्छे से एड्रेस करेंगे और जितना इजीली आप समझ सके और जितना इजीली आप फैक्ट को रट सके उतने इजी में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस वॉज आवर सिलेबस फॉर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आपको आया होगा। एक काम आप कर लीजिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जितने भी टर्म्स हैं ना, इसको एज इट इज़ आप रट लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर रटना जो है हम इसको नेगेटिव सेंस में बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, पीएससी जो है एग्ज़ाम ही है रटने वाली, ठीक है। तो आपको सिलेबस का हर एक पॉइंटर, अगर कोई आपको नींद में से उठ के पूछे कि क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, बताओ फर्स्ट लाइन में सेकंड टर्म क्या था, सेकंड वर्ड क्या था, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना, कि ये क्या था। इसके अलावा यहाँ पर किन बुक से इसको कवर किया जाए उसके बारे में हम हर एक टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे तो उसके साथ ही हम इन बुक्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। सो दिस वाज आवर लेक्चर। आई होप ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। एंड अब शायद पहले आप जितना डर रहे थे पीएससी के न्यू सिलेबस को लेकर के, शायद थोड़ा डर जो है आपका कम हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।